नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है आपके सेकंड ग्रेड टीचर 2018 के अंदर जो पेपर हुआ। आप सब जानते हैं कि एक पेपर आपके जीके का होता है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि 2018 के अंदर जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ उसके अंदर जीके का क्या लेवल था। और आप देखिए 2018 के अंदर कितने शानदार शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए एक एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है, मेमद आभूषण पहना जाता है। आप सब जानते हैं कि सर ये प्रसिद्ध है, जब भी आभूषण आते हैं तो उनमें से 10 आभूषणों के क्वेश्चन में से 4 आपको यही मिलेंगे, मेमद आभूषण पहना जाता है। कहाँ पर? तो आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, सिर पर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, आपको पूछा जा रहा है, विजयदान देथा का संबंध है। विजयदान देथा आप सब जानते होंगे, इनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध है, बातारी फुलवारी। कौन सी? बातारी फुलवारी। तो रचना जानते हैं तो आप समझ गए होंगे कि विजयदान देता का जो संबंध है वो किससे है। लोक कला से नहीं है, ये कोई कलाकार नहीं है, ना ये कोई नृत्यकार है और ना ये कोई संगीतकार है। हाँ, ये एक साहित्यकार है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, लोक साहित्य से। तो देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका ये भी है, विजयदान देता का संबंध किससे है? लोक साहित्य से। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और शानदार क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको कि बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया जो अभिलेख है आप सब जानते हैं, जिनका संबंध भीलवाड़ा से है। ये जो बिजोलिया अभिलेख है, इसका समय क्या है? तो इसका जो समय है वो है आपके 1170 ईस्वी। इनके जो लेखक रहे हैं वो है आपके, याद रखिएगा, गुणभद्र। बिजोलिया अभिलेख के रचनाकार कौन है? गुणभद्र। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आप सब जानते हैं सर, बिजोलिया अभिलेख ही हमें जानकारी देता है कि सांबर के आसपास में 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी? चौहान वंश की। तो बिजोलिया अभिलेख चौहानों से। जिस प्रकार आप सब जानते हैं सर, एक और इसी प्रकार का अभिलेख है जिसका नाम है घटियाला अभिलेख। कौन सा है? घटियाला अभिलेख, जिनका संबंध जोधपुर जिले से है। और पूछा जाता है कि इसका संबंध किस वंश से है? तो याद रखिएगा, प्रतिहार। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये कि घटियाला अभिलेख जो कि एक संस्कृत भाषा में लिखा गया था, इनका संबंध ककुक से है और कौन से वंश से? याद रखिएगा, प्रतिहारों से। तो बिजोलिया और घटियाला अक्सर पूछे जाते हैं, आप सब जानते भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? देखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध की बात हो रही है तो आप समझ गए होंगे कि सर, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो 2 भागों में थी। एक तो है आपके हरावल सेना। हरावल सेना का तात्पर्य होता है युद्ध में सबसे जो आगे सेना होगी मेवाड़ वाल की ओर से, मतलब मेवाड़ वालों की ओर से, वो कहलाएगी हरावल सेना। और जो सबसे पीछे और सबसे बड़ी जो सेना होगी वो कौन सी है? चंद्रावल सेना। और आप सब जानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में हरावल सेना का जो प्रमुख था उसका नाम था हकीम खां सूरी। और चंद्रावल सेना का प्रमुख कौन? तो आप कहेंगे राणा पुंजा भील। राणा पुंजा भील। और एक बात और, राणा जो उपाधि है वो केवल मेवाड़ के जो शासक हैं उनके आगे लगा करती थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने एकमात्र भील, जिनका नाम है पुंजा भील, इनके नाम के आगे राणा लगाने की अनुमति दी थी। ये भी याद रखिएगा। तो यहां पर आपके कौन हो जाएंगे? राणा पुंजाजी भील। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके कि किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? मतलब निम्न में से किसे महाराणा प्रताप का
अग्रगामी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लेकिन लैंग्वेज देखिए, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो आप सब जानते हैं, मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक नाम है राव चंद्रसेन, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने ताउम्र अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपने भाइयों का विरोध सहा था, उसी प्रकार मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक राव चंद्रसेन ने भी कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपने भाइयों का विरोध सहना पड़ा, इसीलिए इन्हें मारवाड़ का क्या बोलते हैं? प्रताप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। पूछा जा रहा है आपको कि निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? एक चीज आपको पूछा जाए कि राजस्थान में निम्न में से वह जिला जिसे ताम्र जिला कहा जाता है, तो आप कहेंगे झुंझुनू। आपको पूछा जाए निम्न में से वह जिला जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, तो आप कहेंगे एक स्थल है जिसका नाम है गणेश्वर, और ये कहाँ पर होता है? तो सीकर में। यहां पर पूछा गया है ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, आहाड़ सभ्यता। आहाड़ सभ्यता उदयपुर जिले के आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई है, जिसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई थी 1953 में, और जिसका उत्खनन का कार्य सबसे पहले आर.सी. अग्रवाल द्वारा और उसके बाद में H.D. सांखलिया द्वारा किया गया। ये एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता है। यहाँ से हमें बहुत सारे मर्दभांड मिले हैं, लाल काले। मर्दभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है, और मिट्टी के बर्तन आप सब जानते हैं शहरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? कहने का मतलब बीकानेर के जो शासक हैं महाराजा राय सिंह, ये बीकानेर के शासक कब बने थे? आप सब जानते हैं महाराजा राय सिंह बीकानेर के पहले ऐसे शासक हैं जिनके नाम के आगे क्या लगा है? महाराजा। आपको पूछा जाए राय सिंह को महाराजा वे राय की उपाधि देने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा अकबर। और अकबर के सहयोग से ही ये 1574 के अंदर क्या बन गए थे? याद रखिएगा बीकानेर के शासक। और बीकानेर के शासक बनने से पहले महाराजा राय सिंह, याद रखिएगा, मारवाड़ के सूबेदार हुआ करते थे। मारवाड़ के सूबेदार 1572 से लेकर 74। और बीकानेर के महाराजा राय सिंह वही है जिन्होंने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मतलब राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 34/39 वर्ग किलोमीटर, ये भारत के कुल क्षेत्रफल, और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का कितना है? तो आप सब जानते हैं 10.41%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके सामने कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन है जो सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है गंभीरी मेशवा, ऑप्शन नंबर बी है माही जाखम, ऑप्शन नंबर सी है काली सिंध परवन, और ऑप्शन नंबर डी है साबरमती माजम। देखिएगा आप सब जानते हैं कि देखिए अट्टा या उट्टा एक ही बात, अट्टा या उट्टा, उट्टा माजम भैंसावर भद्रावती और बरखेड़ा। उट्टा माजम भैंसावर भद्रावती बरखेड़ा, 5 तो ये नदियां आप जानते हैं, और 5 ये है आपके कौन सी? देखिए वाक्कल, मानसी, हतमती, सेई और वेतरई। आप कहेंगे हाँ सर, इन 5 से तो बनती है कौन सी? साबरमती, वही गुजरात की जो मुख्य नदी है जो राजस्थान से निकलती है, और इन्हीं 5 से बनती है कौन सी? गंभीर। तो अब आप स्वयं देख सकते हैं कि इनके अंदर कौन सा सुमेलित नहीं है, देख लीजिए।
उट्टा, माजम, भैसावर, भद्रावती, बरखेड़ा। गंभीर है ये, कौन सी है? गंभीर, जो आपके करौली से निकलती है। और एक है आपके, ये तो गंभीर है, जिसे उटगन नदी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका अन्य नाम क्या है? उटगन नदी। अच्छा, एक है आपके गंभीरी, आपने नाम सुना होगा। गंभीरी वे बेड़च नदी के संगम पर एक किला स्थित है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। लेकिन ये जो गंभीरी है ना, ये आपके एमपी से आती है। ये कौन सी है? जो एमपी से आती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके सामने ही है। तो इस प्रकार से, और बाकी आप देखिए 2018 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब नदियों और एक तरफ उनकी सहायक नदियां देकर कई बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछा जा रहा है कि राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो आप सब जानते हैं कि वाष्प उत्सर्जन जहां पर ताप और दाब की बात है, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, जैसलमेर। अच्छा, इस जैसलमेर के बारे में आप ये भी जरूर याद रखिए कि जैसलमेर का प्राचीन नाम तो क्या है? मांड या वलदेश। मांड या क्या है? वलदेश। ये जो जैसलमेर है, यहां पर जो वंश हुआ है, याद रखिएगा, भाटी है। और भाटी राजवंश का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। हमारे राजस्थान में 2 वंश हुए हैं जिनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से रहा है। एक तो है आपके भाटी और दूसरा है यादव। कौन से? भाटी और यादव। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। दिख रहा आपको? और छोटा कर दूं? ये लीजिए, फिर भी दिख ही जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ जिले दे रखे हैं और एक तरफ उनके स्थानीय नाम पहचानना है। देखिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, वो इनमें से कौन सा है? आप कहेंगे सर इनमें से वो है वागड़। भाई वागड़ ही तो है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये कौन सा हो गया? वागड़। अच्छा, उसके बाद में दे रखा है आपके, देखिए, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही वे उदयपुर जिलों का क्षेत्र। कौन सा? डूंगरपुर है, पूर्वी सिरोही है और उदयपुर है। तो आप कहेंगे सर ये हो गया फिर भौमट। कौन सा हो गया? भौमट का पठार। अगला है आपके आबू पर्वत खंड, और आबू जो पर्वत खंड है वो है आपके अर्बुद प्रदेश। कौन सा है? अर्बुद प्रदेश। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये आपके कौन सा क्षेत्र हो गया? हाड़ौती। यही तो है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो भूमट का पठार हो, चाहे भोराट का पठार हो, चाहे ऊपरमाल हो, चाहे बरखान हो, चाहे गिरवा हो, चाहे नाग पहाड़ियाँ, अक्सर आप देखते हैं ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके अंदर तो होगा वागड़। ए के अंदर शी है, मतलब इसमें नहीं है और इसमें नहीं, ये तो 2 कट हो गए। ठीक है। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, बी के अंदर ए है, बी के अंदर एक में ही है, और वो है ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। क्या पूछा जा रहा है? जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? अभी आपने हाल ही के अंदर जो एग्जाम हुए उसके अंदर देखा होगा कि जनगणना से क्वेश्चन आ ही रहा है हमेशा, तो जनगणना को एक बार आपको अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ पर जनगणना 2001 और 11 के मध्य किन जिलों के अंदर लिंगानुपात में कमी आई है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो इसका ऑप्शन होगा एज करेक्ट आंसर, राज संबंध वे चूरू। लेकिन देखिए 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार एकमात्र ऐसा ग्रामीणीय जिला है जहां पर लिंगानुपात 1000 के पार है, और वो है आपके पाली। ये जरूर ध्यान रखिएगा, एकमात्र ग्रामीण जिला पाली, ग्रामीण क्षेत्र में
ऐसा जिला जिसका लिंगानुपात 1000 के पार है वो है पाली। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का लिंगानुपात 928 और एक आपके 0 से लेकर 6 मतलब जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है तो 888 888। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखिए, 2018 में इस लेवल के क्वेश्चन थे। कथन एस क्या कह रहा है कि राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। बिल्कुल सही है, राजस्थान में जो जनसंख्या का वितरण है वो बिल्कुल असमान है। जैसे आप राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं अलग अलग, मरुस्थल, अरावली, मैदान और पठार, तो जनगणना जनसंख्या भी पढ़ते हैं वो अलग अलग है। ठीक है, तो जनसंख्या का वितरण असमान है, समान नहीं है। ठीक है, ये बात तो सही है। दूसरा क्या है, राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। बिल्कुल, राजस्थान की जलवायु और उच्चावच कारकों के अंदर बिल्कुल विविधता है, अलग अलग है। कहीं पर सटा हुआ भाग है तो कहीं पर उभरा हुआ भाग है, कहीं पर अरावली है तो कहीं पर मैदान है, कहीं पर मैदान है तो कहीं पर पठार है और कहीं पर मरुस्थल है। मतलब बातें दोनों ही सही है, लेकिन ये दोनों बातें एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, याद रखने का। जैसे आप पढ़ते नहीं है कि कथन व कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बातें दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का इनका कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके ए, एस व आर दोनों ही सही है। क्लियर, एस व आर आपके दोनों क्या है, याद रखिएगा, सही। चलें आगे, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, एक तरफ जिला है और एक तरफ पर्यटन स्थल दे रखे हैं और कह रहा है मिलान कीजिए। देखिए, सबसे पहले है अलवर। अलवर के अंदर आप देखेंगे पांडुपोड़, अजमेर के अंदर है आपके सोनी जी की नशियाँ, बीकानेर के अंदर है कोलायत और भरतपुर के अंदर क्या है, डी। ऐसे क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आते हैं, या तो 4 जिले और 4 मंदिर, या 4 जिले 4 बावड़ियाँ, या 4 जिले 4 महल। वही चेंज करके बार बार या तो पर्यटन पूछ लेता है, कभी मंदिर पूछता है, आप जानते ही हैं। तो अलवर, पांडुपोड़, एक के अंदर डी। अब एक के अंदर डी एक ही ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके, अगला पूछा जा रहा है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग, बिल्कुल राजस्थान में आपको पूछा जाए सीमेंट नगरी किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़। बिल्कुल सही है, सीमेंट नगरी किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़। लेकिन आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करेगा वो होगा जैसलमेर। वर्तमान के अंदर तो चित्तौड़, इसीलिए चित्तौड़ को क्या बोलते हैं, सीमेंट नगरी। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है। मतलब राजस्थान में सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण है, इसका कारण क्या है, कारण एक ही है कि राजस्थान में कच्चे माल की उपलब्धता है। आसानी से सीमेंट के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो मिल जाता है, चूना पत्थर वगैरह ये आसानी से उपलब्ध है, इसीलिए क्या है, सीमेंट उद्योग में स्थानीयकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे आपके। ठीक है, चले आगे, अगला देखिए, अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 16। क्या पूछा जा रहा है, कृषि जलवायु प्रदेश, चाहे आप 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, कोई सी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आप एक बार कृषि जलवायु प्रदेश जो 10 हैं इनको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 100% क्वेश्चन आता है, वो आपने देखा है अभी। आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है कि राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिण पूर्वी, ये राजस्थान क्या क्या पूछ रहा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये क्या है, पूर्व। पूछ रहा है दक्षिण पूर्वी, मतलब दक्षिण पूर्वी ये होगा, इधर वाला भाग पूछ रहा है, और वो भी आर्द्र है, वो भी क्या है, आर्द्र। सिंपल सी बात है, ये भूभाग। और यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, तो आप कहेंगे सर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा 4। क्लियर,
तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1987 टू 88 कितने जिलों में विस्तृत है? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? तो याद रखिए केवल 2 जिलों में। कौन कौन से? एक तो अलवर और एक है आपके कौन सा? भरतपुर। यही तो है मेवात, याद रखिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से भी जानी जाती है? ये लीजिए, कौन सी हवा डॉक्टर हवा के रूप में भी जानी जाती है, बताइए। तो इसका हो जाएगा आपके कौन सी? ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, हर्मटन। हर्मटन या इसे बोलते हैं हर्माटा, ये जो गिन्नी तट है ना वहां पर। तो कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से भी जानी जाती है? याद रखिएगा हर्मटन या हर्माटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19, देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पौने हैं वो किस दिशा में बहती है? बात हो रही है उत्तरी गोलार्ध, मतलब ये ग्लोब है, इस ग्लोब के बीच में से ये है आपके 0 डिग्री अक्षांश, जिसे आप बोलते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि बीच में से गुजरती इसीलिए क्या है? भूमध्य रेखा। और पूछा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पौने हैं वो किस दिशा में बहती है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, दक्षिण पश्चिमी। कहां से? दक्षिण पश्चिमी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। आप सब जानते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर? तो असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम के अंदर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखिएगा, लगभग इससे पिछली बार बात करेंगे सेकंड ग्रेड में, तो वो क्वेश्चन आया था जिम कॉर्बेट वाला, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, वरना ये काजीरंगा, वरना वही गिर अभ्यारण्य गुजरात वाला, उनके बारे में अक्सर ऐसे पूछता रहता। तो एक सिंग वाले भारतीय गेंडे के लिए कौन सा? याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन है आपके सामने 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिएगा, इस बार नोट कर लीजिए। सेकंड ग्रेड में या फिर अन्य किसी एग्जाम की भी तुलना करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादातर इस प्रकार के हैं, कौन सा सही है कौन सा नहीं है, इस प्रकार से। देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता है जबकि मुंबई से अधिक। अच्छा, ये कह रहा है कि चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता है मुंबई से अधिक। देखिएगा, मानसून जब भी है तो मुंबई में तो बारिश होती है, चेन्नई में कभी कभार तो ज़्यादा बारिश होती है और कभी होती नहीं है, मतलब मुंबई की तुलना में परिवर्तनशील है। आप कहेंगे ठीक है, बात ये तो सही है। दूसरा क्या है कि चेन्नई में लौटते हुए मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। जब मानसून लौटने वाला होता है ना, तब चेन्नई में ज़्यादा बारिश होती है, मतलब ए वे बे दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके कि यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है, यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? कि आप सचेत हो जाइए, क्योंकि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास हो चुका है, तो हो सकता है कि आपके क्षेत्र में ये चक्रवात कोई भयानक रूप ले ले। तो किसे सचेत करेंगे? याद रखिएगा कोलकाता। लेकिन आपको बता दूं, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, पता नहीं किस कारणों से। बाकी इसका जो आंसर है वो है कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है।
क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है। मतलब जनसंख्या का विभाजन, सीधी बात है। जनसंख्या विभाजन पूछ रहा है। आप कहेंगे सर जनसंख्या जो विभाजन है वो है 1921। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महान सीमा भ्रंश पृथक करता है। अब ये क्वेश्चन तो डिलीट कर दिया गया वैसे, बाकी इसके सही आंसर तक भी हम पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए महान सीमा भ्रंश मतलब बोले तो द ग्रेट बाउंड्री फोर्स, और जैसे ही मैंने द ग्रेट बाउंड्री फोर्स लिखा तो आपके दिमाग में आ गया रणथंबोर, क्योंकि रणथंबोर वे स्थान है जहां पर अरावली और विंध्याचल दोनों का मिलन होता है। अरावली और विंध्याचल का जो भाग है उसका क्या होता है, मिलन, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, महान सीमा भ्रंश। लेकिन ऑप्शन में तो ना तो रणथंबोर है, ना बूंदी है, ना सवाई माधोपुर है। ये जो महान सीमा भ्रंश है ये कौन से हिमालय को पृथक करता है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि निम्न में से हिमालय का वह भाग जिसे महान सीमा भ्रंश पृथक करता है, तो ऑप्शन होता महान हिमालय को लघु हिमालय से। बाकी ये क्वेश्चन ठीक भी है, तो ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा महान सीमा भ्रंश का राजस्थान से भी संबंध है और हिमालय को भी अलग करता है। महान हिमालय को ये लघु हिमालय से अलग करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ में लगती है। तो आप सब जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है, 4096 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाता है। कई बार तो डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है आपको कि द ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से कौन से महाद्वीप में है, तो ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहां पर पूछने का तरीका अलग कर दिया इसने यहां पर पूछा है कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहां स्थित है, और आप देख पा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सारे या ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे। अब यहां पर कंफ्यूज है, ऑस्ट्रेलिया तक तो ठीक था, लेकिन यहां पर तट भी पूछ लिया कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट पर है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मतलब ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। ये जरूर याद रखिएगा, आजकल तट और दिशाओं से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारत में जो मृदा अपरदन की समस्या है वो कौन सी है। देखिएगा, यदि अत्यधिक वर्षा हो रही है तो भी क्या हो सकती है, मृदा अपरदन। सबसे पहले तो आप ये समझिए अपरदन का तात्पर्य क्या होता है। अपरदन का तात्पर्य होता है मृदा का कटाव या मृदा का स्थानांतरण। इसे ही तो बोलते हैं किसान की रेंगती हुई मृत्यु। और आप सब जानते हैं यदि अधिक वर्षा होगी तो मिट्टी का कटाव ही होगा। दूसरी बात, वनों की कटाई, बिल्कुल यदि वनों की कटाई हो जाएगी तो मिट्टी का जो कटाव रुक रहा है वो रुकेगा नहीं, बल्कि मिट्टी का कटाव होता रहेगा। और हम कहते भी हैं कि यदि मिट्टी का कटाव रोकना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाइए, लेकिन वन की कटाई हो रही है मतलब मृदा अपरदन होगा। तीसरा है अत्यधिक खेती। बिल्कुल अत्यधिक खेती करने से भी मृदा का अपरदन होता है। अतिचारण, ये भी मृदा अपरदन का है। मतलब बात करें तो ये चारों ही लग रहे हैं, और लग क्या रहे हैं, चारों ही हैं। मृदा अपरदन की समस्या से जुड़ी हुई भारत में ये चारों ही हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ए बी सी डी ये चारों क्या है, सही है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 28।
थोड़ा पॉलिटी से संबंधित है। और देखिए राजस्थान में पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन कैसे कैसे आए, क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न नंबर 28, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये कह रहा है कि राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार यदि मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कौन कौन से कथन सही है, मतलब लाना हो या अविश्वास प्रस्ताव जब भी हो तो कौन कौन से कथन सही होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उसी दिन की कार्य सूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी। बिल्कुल कि आप यदि अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कोई बात करना चाहते हैं तो प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य सूची का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मांगनी होगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी। हाँ वो तो करना ही होगा, सूचना देंगे तभी तो अनुमति मिलेगी और तभी तो विधानसभा में क्या रखा जाएगा, मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, दोनों सही है। अगला है प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं, ऑप्शन ए वे दो सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। क्वेश्चन नंबर है 29। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों पद पर रहे। राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री भी रहे और उप मुख्यमंत्री। तो आप सब जानते हैं कि सर राजस्थान के प्रथम निर्वाचित जो सीएम बनने वाले थे वो थे टीकाराम पालीवाल और राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी बनने वाले कौन थे, टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। ये देखिए अभी स्थानीय सरकार में हुआ ऐसा, इसीलिए क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने और शानदार। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपको कि निम्न में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे। आप देख सकते हैं पॉलिटी से क्वेश्चन कितनी गहराई से पूछा जा रहा है। पहले तो पूछा कौन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पद पर रहा, यह पूछ रहा है कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री बने जो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे। एक तो है आपके डॉक्टर जयनारायण व्यास और एक है भैरू सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर 2 ए और डी। बाकी बरकतुल्ला खान थे और मोहनलाल सुखाड़िया भी मंत्री परिषद में थे मुख्यमंत्री बनने से पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मतलब एक तरफ मुख्यमंत्री है और उस समय मुख्य सचिव, पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। मोहनलाल सुखाड़िया के समय केपीयू मेनन मुख्य सचिव थे, ठीक बात है। बरकतुल्ला खां के समय आर.डी. माथुर नहीं थे। शिवचरण माथुर के समय मदन मोहन कृष्णवली थे और भैरू सिंह शेखावत के समय टी.वी. रमन थे। देखिए पॉलिटिक्स कितना गहरा कि जिस समय जो सीएम थे उनके मुख्य सचिव कौन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 32। क्या पूछा जा रहा है, अच्छा दिख तो रही है आपको, नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं, पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं और उसके बाद में आंसर के पास में पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिएगा। देखिए पूछा जा रहा है निम्न में से कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्य संबंधी मंत्री मंडल समिति से हैं। मतलब भारत सरकार की जो राजनीतिक कार्य हैं वो मंत्रिमंडल जो समिति है उनके संदर्भ में हमें पूछा जा रहा है। देखिए ठीक है, हाँ देखिए एक तो कह रहा है कि ये तो पढ़ लिया आपने, अब देख लीजिए, ये लीजिए ऑप्शन, अब तो दिख ही जाएंगे आपको। देखिए भारत सरकार द्वारा जो मंत्रिमंडल है उनके संदर्भ में पूछ रहा है
केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं पर विचार करना, बिल्कुल सही है। भारत सरकार द्वारा जो मंत्रिमंडल है वो इन पर तो विचार करेगा ही करेगा। ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिपक्व वे निर्णय लेने की आवश्यकता हो, बिल्कुल सारा मंत्रिमंडल ही निर्णय ले सकता, कोई दिक्कत नहीं, विचार तो करना जरूरी है। विदेशी मामलों से संबंधित ऐसी नीतिगत मामलों पर विचार करना जिनसे बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न हो, बिल्कुल सही है। ये हमारे सुरक्षा की भी बात है, तो ये भी मुद्दा होना ही चाहिए। कहने का मतलब जो वाक्य दे रखे हैं वो सारे के सारे सही हैं। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिर तो तीनों ही सही है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पूछा जा रहा है आपको, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जिसकी स्थापना 1986 के अंदर उदयपुर में हुई थी, के सभापति कौन होते हैं। याद रखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का सभापति हमेशा राजस्थान का राज्यपाल होता है। और अभी कौन है, तो आप कहेंगे सर कलराज मिश्र। कौन है, कलराज मिश्र, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इनके सभापति कौन होते हैं, हमेशा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्या पूछा जा रहा है, चलिए क्वेश्चन तो यही है, यही पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है आपको कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद में वे राज्य जहां इन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया। मतलब राजस्थान के ऐसे कौन से सीएम हैं जो सीएम बनने के बाद में किसी ना किसी राज्य के राज्यपाल रहे। कौन सा कथन है वो असंगत है, ये आपको बताना है। देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सीएम रहे और आगे चलकर ये आंध्र प्रदेश के क्या बने थे, राज्यपाल। जिस प्रकार आप सब जानते होंगे शिवचरण जो माथुर हैं राजस्थान के सीएम रहे और आसाम के क्या बने, राज्यपाल। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के सीएम रहे और बिहार के क्या रहे, ये राज्यपाल। मतलब जो हरदेव जोशी है ये इनका त्रिपुरा से संबंध नहीं है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और सेशन का अंतिम क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइएगा कि निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये था आज के आप सेकंड ग्रेड पेपर, जिसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए, किस किस लेवल के आए, वो हमने चर्चा की। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।